आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी टैरो रीडर मनीषा अग्निहोत्री जी। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय मां काली जी। मनीषा जी, देखिए टैरो रीडर को लेकर काफ़ी सवाल होते हैं लोगों के मन में। तो पहला सवाल ये है कि टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी में कितना डिफरेंस है? देखिए, टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं कहूँ तो डिफरेंस सिर्फ उनकी रीडिंग्स का है। अगर हम लोग टैरो कार्ड रीड करते हैं, जब कोई भी क्लाइंट हमारे पास अपनी समस्या लेके आता है, तो टैरो में कार्ड्स में कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम डिफाइन करते हैं जी। और वहीं अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो जो ग्रहों की चाल होती है, वहां पे भी ग्रहों की जो चाल होती है उसके अकॉर्डिंग सामने वाले की समस्या और उसके समाधान बताए जाते हैं जी। और टैरो में कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स की रीडिंग के बेस पर समस्या और उसके समाधान बताए जाते हैं। साथ ही टैरो का हर कार्ड हर एक ग्रह से जुड़ा हुआ है, यानी जितने कार्ड होंगे कहीं ना कहीं वो डिपिक्ट करेगा किस तरीके से काम करता है। हर कार्ड का अपना एक ग्रह है, हर कार्ड का अपना तत्व है और हर कार्ड में अलग सिंबोलॉजी है जी, जिसके आधार पे हम लोग क्लाइंट्स को रीडिंग देते हैं जी। तो कितने कार्ड्स होते हैं और ये जो कार्ड्स होते हैं कैसे रोल प्ले करते हैं? देखो, ये टोटल 78 कार्ड्स होते हैं जी, ठीक है। हर कार्ड सामने वाले के क्वेश्चन पे अपना आंसर एक नया देता है। कार्ड्स तो 78 हैं लेकिन प्रॉब्लम्स मल्टीपल हैं और वही 78 कार्ड्स में से आपको एक कार्ड चूज करना है जी। तो समटाइम्स ये होता है कि एक कार्ड जो है वो एक मतलब 78 कार्ड्स अगर होते हैं तो उसका सिंगल कार्ड 78 रिप्लाईज देता है। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया तो वो जो कार्ड है वो एक ही रिस्पॉन्स देंगे? नहीं, कार्ड एक रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो कार्ड तो वही निकलेगा लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस कार्ड का रिप्लाई अलग होगा जी। ये डिपेंड करता है किसी भी टैरो रीडर पर, ठीक है, उनके इंट्यूशंस पर, सब कुछ डिपेंड करता है एक कॉस्मिक एनर्जी और इंट्यूशन पर। सबसे बड़ा गेम है इसमें ऊर्जा का और कि किस तरीके से क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे काम किया जाता है। तो मनीषा जी, कैसे आप प्रोसेस क्या होती है कार्ड पिक करने की? देखो, कार्ड पिक करने का प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो सामने वाले की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि रीडर ने कार्ड स्प्रेड करे और क्लाइंट कार्ड पिक कर रहा है। हाँ। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, ठीक है। वो जो कार्ड्स हैं वो आपको कॉल करते हैं। आप अपनी समटाइम्स ये होता है कि आप कार्ड पिक करने लगते हैं और उसको छोड़कर दूसरा कार्ड पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर, उस समय पर वहां जो एक ऊर्जा होती है, ठीक है, जो एक कॉस्मिक एनर्जी वहां मौजूद होती है जो एक्चुअल में आपके समस्या का समाधान देगी, वो आपको डायरेक्शन देती है कि आपको कौन सा कार्ड पिक करना है। यानी एनर्जीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। एनर्जीज का ही सारा एक रोल होता है, ठीक है। तो एक तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी कि क्लाइंट कार्ड पिक करता है, नो, कार्ड्स कॉल करते हैं क्लाइंट को जी। या मैम, अगर हम कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे कार्ड्स को लेकर कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कैसे, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट्स आपके पास आया तो उसको ये डर भी रहता है कि कहीं नेगेटिव कार्ड ना आए। बिल्कुल। तो ऐसे में वो कॉल कैसा रहता है फिर? देखो, ये डर तो हर क्लाइंट को रहता है। समटाइम्स क्लाइंट्स अपनी क्रॉस फिंगर करके बैठते हैं कि हमारा कार्ड पॉजिटिव निकले। और जो फ्रीक्वेंट कार्ड रीडर्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रीक्वेंट कार्ड रीडिंग्स लेते रहते हैं, तो वो तो अपने घर से ना ईश्वर से प्रे करके आते हैं कि हमारा मैजिशियन का कार्ड निकले, हमारे एस के कार्ड्स निकले। बट इन 78 कार्ड्स में कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं, लाइक डेथ का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, तो अब वो कार्ड आते ही सामने वाला घबरा जाता है कि, या फिर इसमें एक टावर का कार्ड आता है तो लोगों को, तो वो कुछ कार्ड्स हैं वो उन्हें लगता है कि उन पर कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ये कार्ड्स हैं, ठीक है, नेगेटिव कार्ड आते हैं तो उनका कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि डरने की या घबराने की बात नहीं है या कॉमन है, ऐसा नहीं है। अगर वो कार्ड आया है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बड़ी है लाइफ में। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं डेथ के कार्ड को लेके, ठीक है, अगर डेथ का कार्ड आता है तो इट डजंट मीन कि क्लाइंट के साथ या उसके आसपास घर में किसी की मृत्यु होने वाली है, नो। डेथ के कार्ड का एक बहुत बिग मीनिंग होता है कि न्यू स्टार्ट, जैसे मृत्यु के बाद एक नया जीवन आता है। तो अगर किसी की लाइफ में डेथ का कार्ड आया तो हम उसको डराते नहीं है,
बेसिकली उसको ये बोलते हैं कि जो आपका टफ टाइम था वो खत्म हो चुका है, यानी कि अब उसके बाद आपकी न्यू स्टार्ट होने वाली है। मतलब जो अगर जो ये कार्ड्स हैं, डेथ के कार्ड है, तो ये केवल हम नेगेटिव ही नहीं होता है, एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगर डेथ का कार्ड आया है तो समहाउ समवेयर कुछ ना कुछ बिग प्रॉब्लम उस इंसान ने फेस की है या वो करने वाला है। तो सोल्यूशन आप कैसे देते हो? सोल्यूशन हम ऐसे देते हैं, अगर तो कुछ कार्ड्स इसमें ऐसे होते हैं कि उनके ना कुछ रेमेडीज, कुछ चैंटिंग्स, कुछ स्विच वर्ड्स इस तरीके से हम क्लाइंट को देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो इन द केस ऑफ डेथ कार्ड, टावर कार्ड या डेविल का कार्ड, तो इसमें ना क्लाइंट उतना नहीं कर सकता जितना हम उसकी हेल्प कर सकते हैं बीइंग अ रेकी हीलर। अब यहाँ पे हम हीलिंग थेरेपीज को जोड़ देते हैं। हीलिंग थेरेपी, बिल्कुल, यहाँ पे हम अपनी हीलिंग थेरेपीज को जोड़ते हैं और सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे हम उस प्रॉब्लम से बाहर लाते हैं कि मतलब कि सामने वाला जो है इंसान वो भी जुड़ा रहे हमारे साथ, तो इसलिए हम उससे भी कुछ रेमेडीज करवाते हैं। और इन केसेस में क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली कोई और कार्ड्स आते हैं और उसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नजर आई तो हम लोग कुछ बेसिक रेमेडीज देते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ डेथ, डेविल, टावर और इस तरीके के 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन तरीके के कार्ड्स में ना पावरफुल रेमेडीज काम करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को फीवर है ना नॉर्मली तो वो क्रॉसिन खा लेगा, लेकिन अगर जॉइंटिस हो गया ना तो ट्रीटमेंट दूसरा चलेगा। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम छोटी है, समस्या छोटी है तो समाधान छोटा देंगे, समस्या बड़ी है तो समाधान बड़ा होगा। फिर छोटे समाधान से काम नहीं होता। जी मनीषा जी, देखिए कार्ड जैसे पिक हम करते हैं तो एक्यूरेट कितने रहते हैं आपके कार्ड? 100% विदाउट एनी डाउट। कार्ड रीडिंग जो है वो 100% रहती है, उसमें मतलब कोई इफ एंड बट, कोई डाउट है ही नहीं। कार्ड में जो आया है और हमने सामने वाले को जो बताया है वो 100% होगा। उसमें मतलब वो क्लाइंट ये बोल ही नहीं सकता कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। कुछ हुआ नहीं है। और अगर हमने किसी को ये बोला है कि 25 ऑफ अक्टूबर से आपका टाइम बदल रहा है, तो 25 ऑफ अक्टूबर को उसको पॉजिटिव साइन मिलेगा, यूनिवर्स उसको पॉजिटिव साइन देगा, जैसे भी देगा जी, बट देगा जी। मनीषा जी, अगर हम टैरो कार्ड्स की हम बात करें तो ये भविष्यवाणी बताता है या फिर एक्यूरेट चीजें बताता है कि ये होने वाला है? देखो, कार्ड से आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे ना वो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा। आपके क्वेश्चन में वेटेज होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। और जो कार्ड्स हैं वो आपका पास्ट भी बताते हैं। जब आप एक बार क्लाइंट को पास्ट बता देते हो, बिकॉज पास्ट लाइफ तो वो देख कर आया है ना, तो उसको वहां पर यकीन हो जाता है कि हाँ, फिर वो प्रेजेंट का क्वेश्चन पूछने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मतलब पास्ट भी कार्ड्स बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं, पास्ट भी बताएंगे, प्रेजेंट भी बताएंगे। वन मोर थिंग, कार्ड्स जो है वो नियर फ्यूचर बताते हैं बेटर, मतलब ठीक है। जैसे कमिंग 6 मंथ्स, ठीक है। अब से अगर मैं बात करूं, अगर आप आज की डेट में कोई रीडिंग लेते हैं तो जो कमिंग 6 मंथ्स होंगे आपको एक्यूरेट बताएंगे कि आपका हाँ अक्टूबर कैसा जा रहा है, नवंबर कैसा जाएगा, दिसंबर, जनवरी 2026 का जनवरी फरवरी कैसा जाएगा जी, है ना। तो और लेनी भी 6 मंथ्स की रीडिंग चाहिए। और जो लोग कॉन्शियस होते हैं कार्ड रीडिंग्स को लेकर, ठीक है, वो लोग तो मंथली रीडिंग लेते हैं। वो आके पहली दूसरी तारीख में ही पूछ लेते हैं कि हमारा ये मंथ कैसा जाने वाला है, सो दैट वो लोग अवेयर रहते हैं। अगर मैं ये बोल देती हूँ कि स्टार्टिंग 2 वीक्स आपके बहुत अच्छे जाएंगे, 3rd वीक में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तो उस 3rd वीक में क्या प्रॉब्लम दिख रही है, वो किससे रिलेटेड है, हम लोग उसकी रेमेडीज दे देते हैं। तो जब प्रायर बेसिस पे क्लाइंट रेमेडीज करता है तो वो प्रॉब्लम फेस करता ही नहीं है जी। कितना डिपेंड रहना चाहिए क्लाइंट को टैरो कार्ड्स पे? देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप वीकली रीडिंग भी लें, ठीक है। आप प्रॉब्लम्स फेस करें, उससे ज्यादा बेटर है ना कि आपके पास वो प्रॉब्लम्स आए ही ना, आप उन पर फोकस करें। तो कोई बुराई नहीं है अगर कोई भी कार्ड रीडर है, ठीक है, उसके पास कोई वीकली रीडिंग भी ले रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वो लोग बहुत सही रहते हैं। अब आज आपके पास 6 रिज्यूम है, ठीक है, आप अलग अलग स्कूल में या कंपनीज में रिज्यूम देने गए, ठीक है, आपको एक जगह से भी कॉल नहीं आया, और एक इंसान है वो अवेयर है, उसने पहले कार्ड रीडिंग ली कि मुझे रिज्यूम देने किस दिन निकलना चाहिए, ठीक है।
तो हमने बोला कि मंडे तो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आप ट्यूसडे को 10 बजे के बाद निकलो जी। ठीक है। अब उसे 4 जगह से कॉल आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट टाइम में निकला। तो कोई बुराई नहीं है अगर आप कार्ड रीडिंग लेके चल रहे हैं, अगर जी है ना। मनीषा जी देखिए, क्योंकि अगर फ्यूचर की अगर हम बात करें तो काफ़ी यूथ इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि हमारा फ्यूचर किस तरीके से रहेगा, क्या कुछ हमें यहाँ पे करना चाहिए, और ऑन द स्पॉट वो चीज़ें चाहते भी हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके। तो ऐसे में कार्ड्स किस तरीके से यहाँ पर हेल्प करते हैं? देखो फिर वही बात आ जाती है। मैं यूथ के लिए भी ये कहूँगी कि यूथ को अवेयर रहना चाहिए। और अगर मैं अपनी पर्सनल क्लाइंटेज की बात करूं तो यूथ बहुत अवेयर है कार्ड रीडिंग को लेके। वो लोग कार्ड रीडिंग देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अब आप एक एज में जब आते हैं, अब जैसे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो वो ये एक बहुत कंफ्यूजन वाला टाइम पीरियड होता है कि क्या करना चाहिए, है ना, किस दिशा में जाना चाहिए, कि मेडिकल चुने, इंजीनियरिंग चुने, या कोई XYZ कोई और फील्ड हम चूज करें। ठीक है, तो कार्ड रीड करके हम बता देंगे। अब एक स्टूडेंट, जैसे मैं आपको 1 वीक पहले की बात बताऊं कि मैम इस साल नीट का एग्जाम देना चाहिए या नहीं तो कार्ड देख के उसको बता दिया कि हाँ दो, या फिर कार्ड देखकर उसको बता दिया कि 1 साल ड्रॉप लो तो बेटर है ना। तो वो जब एक्यूरेट आप कार्ड रीडिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, अब अगर हमने उसको ये बताया कि 1 साल ड्रॉप लो, इट मींस कार्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लिखी, तो साथ ही साथ उसको रेमेडीज भी देंगे, वो रेमेडीज भी करेगा, है ना। अब ऐसे तो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है तो भी काम नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ग्रह चाल होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं दोनों साथ में जुड़े हुए हैं जी। बिल्कुल, अगर मैंने आपको टैरो कार्ड्स के जरिए आपको ये बताया कि आपको जो मंगल को बैलेंस करने की नीड है, आपका मंगल डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसी टाइम पर अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस लेंगे तो समहाउ कहीं ना कहीं मंगल डिस्टर्ब होगा। मंगल में जिसमें दोष वगैरह अगर हो तो डेट ऑफ बर्थ कितनी नीडेड होती है अगर हम टैरो की बात करें तो? डेट ऑफ बर्थ की 100% रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उन नंबर्स की एनर्जी उसके साथ आजीवन जुड़ी है। जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स होते हैं, ये भी है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जैसे आप लोग मांगते हो तो डेट ऑफ बर्थ तो काफ़ी लोगों की सेम होती है, तो क्या ऐसे में कंफ्यूजन वगैरह, क्योंकि नॉर्मल सा कि क्वेश्चन उठता है माइंड में कि सेम क्वेश्चंस होता वो। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। डेट ऑफ बर्थ बहुत लोगों की सेम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी का जन्म अलग अलग नक्षत्र में होता है, तो सबकी डेस्टिनी सेम नहीं होती है ना, सबकी डेस्टिनी सेम नहीं होती है। ये चीज होती है। अगर एक घर में 2 बहनें हैं, ठीक है, वो उसी घर में पली बड़ी हुई हैं, सबकी सेम परवरिश हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों की लाइफ में इक्वल स्मूथनेस हो या इक्वली डिस्टर्बेंस हो, है ना। तो डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से ही ग्रहों का सबसे पहले पता चलता है। डेट ऑफ बर्थ से सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि एक इंसान को कौन से ग्रह रूल कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ से, बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ से सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होती है कि आपके ग्रहों का स्वामी कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज देखी जाती है, और फिर जब हम कार्ड रीडिंग करते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि आपका जो ग्रह का स्वामी है उससे रिलेटेड तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर उससे रिलेटेड डिस्टर्बेंस है तो फिर अकॉर्डिंगली रेमेडीज दी जाती हैं। अदरवाइज तो जो कार्ड डिस्टर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग उस ग्रह की रेमेडी दी जाएगी। तो मतलब डेट ऑफ बर्थ तो पता होनी चाहिए, उससे आपके ग्रहों का स्वामी पता चल जाता है कि कौन हमारा स्वामी है और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। पर मनीषा जी एक चीज़ ये भी है कि अगर हम, जैसे आपने बताया कि डेट से पता चल जाता है कि स्वामी कौन है, लेकिन राशियां भी तो सबकी अलग अलग होती हैं, तो सबकी देखो फिर वही बात जो है घूम फिर के आ जाती है कि सबकी डेस्टिनी सेम नहीं है ना। तो डेट ऑफ बर्थ पता होनी जरूरी है। अब अगर मैं आपको इसके विपरीत एक बात कहूं तो कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, ठीक है ना। अब वो उनका क्या है कि हम लोग तो इस सन के हैं और मम्मी को तो बस इतना पता था कि जब बारिश हुई थी तो उस दिन पैदा हुए, तो अब ये तो कोई, अब इससे हम कैसे रीडिंग करेंगे। तो फिर उस समय पर हम आपका प्रश्न आपसे पूछेंगे, ठीक है, हम आपका प्रश्न पूछ के अपनी प्रेयर्स करेंगे। हम उन एनर्जीज को कॉल करते हैं जो हमें हेल्प करती हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं कार्ड रीड कर रही हूँ
तो 100% कार्ड को रीड मैं नहीं करती। मेरे आसपास कुछ एनर्जीज होती हैं जो मुझे हेल्प करती हैं और सामने वाले को हेल्प करती हैं जी। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि कार्ड आप पिक कर रहे हो, ये आपकी गलत फहमी है, कार्ड आपसे पिक करवाया जाता है। तो वो कार्ड कौन पिक करवा रहा है? वहां पे कोई एक ऐसी शक्ति है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। उन एनर्जीज को आपसे उनका कनेक्शन कैसे करवाना है, वो काम हमारा होता है। ये तो जी बिल्कुल। विद्या आपको कहाँ से मिली है? क्योंकि आपने एनर्जीज बताई कि आपके पास वो एनर्जीज हैं, तो कैसे आपको ये विद्या मिली? देखो, अगर मैं आपको इस विद्या की बात कहूँ तो पहली बात तो बचपन से ही एनर्जीज के साथ इंटरेक्शन करना मेरा शौक था। ठीक है। एक दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगी कि मैंने टैरो को चूज किया, ये भी मेरी गलत फहमी है। ठीक है। टैरोज ने ही मुझे चूज किया है। ठीक है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय आता है ना, तो चीजें अपने आप घटित होती हैं अंदर से। अब मुझे लगा था, मतलब एक चीज थी, जब मुझे सबसे पहली बार पता चला कि रेकी हीलिंग एक ऐसी विद्या है कि आप ध्यान से और ऊर्जा के इस्तेमाल से सामने वाले को बिना टच करे उसे किसी भी बीमारी से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये चीज मुझे पता चली थी जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी जी। ठीक है। जब मैंने 12th किया ही था। तो अब मैं ये समझ लो आप कि मैं 12th क्लास के जस्ट बाद से मैं इसी फील्ड में हूं। तो वो एक जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जब टाइम आता है ना, तो यूनिवर्स अपने आप चूज करता है कि वो कौन सा इंसान है जो इन सब चीजों को कैरी कर सकता है। कि कौन, हर कोई नहीं कर सकता। अगर कोई अब मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, इवन मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम हमें ये सिखा दो। ठीक है। अब मैंने वो सीखा, कोई ना कोई तो जरिया बनता है ना आगे बढ़ने के लिए जी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, या मैं कैसे चीजों को फील करती हूँ, मैं ऊर्जा को कैसे फील करती हूँ, या मैं सामने किससे अपना कनेक्शन बिठाती हूँ। अब अगर मैं इस रूम की बात करूँ तो हम 2 लोग हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ 4 लोग और भी हैं, तो उन्हें आप नहीं फील कर पा रहे हो ना, उन्हें आप बिल्कुल कर पा रहे हो। तो अब वो मेरा इन एनर्जीज के साथ कनेक्शन इतना हो गया है कि मैं जहां पे हूं वहां ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। और दूसरों को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है कि उन्हें पता चल रहा है कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास हम अपनी समस्या लेकर जाएंगे तो समाधान मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मेरे पास कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो विदाउट एनी डाउट मैं उसको ये चीज बोल देती हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम इस दिन खत्म हो जाएगी। और मैं तो इवन ये बोलती हूँ कि आज आप मुझसे मिले हो ना, तो प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो गई आपकी। बिल्कुल। एनर्जीज का खेल है सब एनर्जीज का गेम है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। जी। मनीषा जी, क्लाइंट्स कैसे आते हैं आपके पास सबसे ज़्यादा कि क्या क्वेश्चंस उनके रहते हैं और कैसे आप उनको सोल्यूशन देती हैं, एक गाइडलाइंस के तौर पे आप उनके लिए हेल्प करती हैं? देखो, सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट्स आते हैं ना, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं लव रिलेशनशिप को लेकर, जो बहुत मतलब जिनकी ये समझ लो कि काउंटलेस क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है। और इक्वली क्लाइंट्स आते हैं फाइनेंस को लेकर, क्योंकि जिस पे इतना है उसको इतना चाहिए, जिस पे इतना है उसको और चाहिए, है ना, कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है। अंबानी बनने का सपना जो है वो सब देखते हैं। ठीक है ना, तो वो लिमिटेशंस नहीं है। तो सबसे ज्यादा लव रिलेशनशिप और इक्वली फाइनेंस को लेकर करियर ओरिएंटेड हैं लोग। ठीक है ना, जो बिजनेसमैन है उन्हें बिजनेस बढ़ाना है। ठीक है। जो सर्विसमैन हैं उन्हें प्रमोशंस चाहिए। तो फाइनेंशियल और करियर को लेकर सबसे ज्यादा आता है। लेकिन अब आजकल जो एक और प्रॉब्लम इक्वली राइज कर रही है वो है क्रॉनिक डिसीजेस। क्रॉनिक डिसीज, बिल्कुल। जैसे पहले हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे केसेस नहीं आते थे रिलेटेड टू कैंसर, लेकिन अब अगर मैं कहूं तो वीकली आ रहे हैं। तो कहीं ठीक है ना। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि लव रिलेशनशिप और फाइनेंस को लेकर डेली मल्टीपल केसेस आ रहे हैं, लेकिन इन सब डिसीजेस को लेकर भी वीकली आने स्टार्ट हो गए हैं। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वंस इन 6 months कोई केस आता था। ठीक है। लेकिन अभी वीकली बेसिस पे आ रहे हैं।
तो इसीलिए हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं। और बीइंग अ हीलर, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि टैरो अगर कोई इंसान वीकली ले रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बीइंग अ हीलर, हेल्थ को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान 15 डेज में और 1 मंथ के बेस पर अपने चक्र बैलेंस करवा रहा है तो वो क्रॉनिकल, ये जो क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं इनसे बहुत दूर रहता है। फिर वो छोटा मोटा वायरल इन्फेक्शन, फीवर, कोल्ड इतने तक रह जाता है। तो चक्र बैलेंसिंग जो है वो करवाते रहना चाहिए। जी मनीषा जी, मिथ की अगर हम बात करें तो टैरो को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है और मिसकंसेप्शन क्या है सबसे बड़ा? देखो, टैरो को लेके सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि कई लोगों को लगता है कि जो टैरो रीडर्स हैं वो ब्लैक मैजिक करते हैं। हाँ, ये मिथ जो है ये इतना बड़ा है कि लोगों को लगता है कि हम लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। टैरो जो हैं वो आपको सही राह दिखाते हैं, ग्रह चाल से बेस्ड होते हैं, आपको गाइड करते हैं, ठीक है। इवन किसी पर ब्लैक मैजिक है तो वो ब्लैक मैजिक भी रिमूव होता है। वो किस तरीके से रिमूव होगा, उसमें भी कौन से ग्रह ने अपना जो मूवमेंट चेंज किया है, ये चीज वहां से पता चलती है, ठीक है। और बीइंग अ हीलर, ब्लैक मैजिक रिमूवल हम करते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा मिथ्स है कि कार्ड रीडर्स जो है वो ब्लैक मैजिक करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकेंड थिंग, कुछ कार्ड इसमें ऐसे होते हैं कि लोगों को लगता है कि ये वाला कार्ड आ गया तो अब हमारी लाइफ में सब खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो कार्ड अगर नेगेटिव आता है तो वो भी आपको प्रोटेक्शन देता है, एक राइट गाइडलाइन देता है। कार्ड पॉजिटिव आता है तो भी आपको एक राइट गाइडेंस मिलती है कि किस तरीके से राइट। अब जैसे पॉजिटिव कार्ड आया तो अब हमने आपको बोला कि आपकी लाइफ में ना एक पार्टनर आने वाला है तो आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना। हो सकता था अगर आपको ये बात ना पता होती और आपके पास कोई प्रपोजल आता तो आप उसको एक्सेप्ट ही ना करते, लेकिन वो प्रपोजल आपके लिए फ्रूटफुल था, ठीक है। इन द सेम केस ऑफ बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन आता है और हम उसको बोलेंगे कि आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने से चलकर आएगी, उसको एक्सेप्ट करो। तो वो कहता है कि मैम प्रपोजल तो आ रहा है, मैं ले नहीं रहा हूं। तो हम उसको गाइड करते हैं कि नहीं आप लो, इसमें आपको बेनिफिट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कार्ड्स जो हैं वो आपको मिसगाइड, कार्ड्स ही राइट गाइड करते हैं आपको कि क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए। और एक बड़ा मिथ कि कार्ड अगर आपने शफल किया, कार्ड पिक किया और कार्ड अगर उल्टा आ गया तो उल्टा ही रीड करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से मिथ्स हैं जो इनलॉजिकल हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं है जी, है ना। तो इस बाकी कार्ड्स को लेकर मिथ्स तो मतलब डाउट, मिथ्स, ये शब्द कार्ड के साथ जोड़ने ही नहीं चाहिए। ऑनलाइन सेशन करते हो आप? बिल्कुल, ऑनलाइन सेशन देती हूँ मैं। अब अब्रॉड में क्लाइंट्स हैं, काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो अब्रॉड से डील करते हैं, काफ़ी क्लाइंट्स हैं। अब मैं देहरादून से हूँ और क्लाइंट्स जो हैं वो दिल्ली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, एमपी, बिहार, हर तरफ से क्लाइंट आ रहा है, तो वो ऑनलाइन ही वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर रहा है। तो मनीषा जी, जैसे कोई ऑनलाइन आपसे कनेक्ट है तो आपने जैसे बताया कि आप जो क्लाइंट है वो पिक करता है, लेकिन ऑनलाइन सेशन में आप ही पिक करते हो? बिल्कुल, मैं पिक करती हूँ। तो फिर ऐसे में अगर जो क्लाइंट है वो अगर आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो? ऐसा आज तक नहीं हुआ, आज तक का रिकॉर्ड ही नहीं है कि मैंने कार्ड पिक किया और फिर वही बात कि क्लाइंट के लिए मैंने कार्ड पिक किया बट करवाया किसी और ने। एनर्जीज, बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आज तक के रिकॉर्ड में किसी को अगर कार्ड रीड करके मैंने दिया है और उसने ये बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा मेरी लाइफ में, तो ये हुआ ही नहीं। कार्ड आपको एक्यूरेट आंसर देते हैं विदाउट एनी डाउट, मतलब काफी एक्यूरेट होता है, 100% एक्यूरेट होता है, कोई मिसकंसेप्शन नहीं है इसमें। तभी तो मैं कहती हूँ कि वीकली कार्ड रीडिंग लो। आप चल ही क्यों रहे हो आंखें बंद करके, आंखें खोल के चलो। काफी ऑडियंस भी है हमारे यहाँ पे, तो ऑडियंस आपसे अगर कनेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे कर सकती है? देखो, ऑडियंस जितने भी यहाँ दर्शक हैं मैं उन सभी को बताना चाहूंगी कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मनीषा अग्निहोत्री के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और साथ ही यूट्यूब पर ऊर्जा द डिवाइन एनर्जी के नाम से मेरा पेज है और वहाँ पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा मेरे पेजेस पर। जी,
मनीषा अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ी थी और तमाम जानकारी भी इन्होंने हमें दी, बताया कि किस तरीके से जो टैरो कार्ड्स हैं वो वर्क करते हैं, हीलिंग पे भी ये वर्क करती हैं। तो आज के लिए, आज के इस पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।